कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है, जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सीबीटी 2 परीक्षा होनी है उसके लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या सिलेबस होगा, कितने अंकों का प्रश्न होगा, कितना समय हमारे पास होगा। तो उसकी परीक्षा के बारे में हम संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं। इसके पहले जो एनटीपीसी की वीडियो बनी थी उसमें हमने कट ऑफ के बारे में लगभग चर्चा की थी और बताया था कि इससे +5 या -5 अधिकतम हो सकता है, लगभग कट ऑफ यही रह सकती है। अपने आप में लगभग समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्वालिफाइड होगा सीबीटी 1 या नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं तैयारी शुरू कर देता हूं अच्छे से सीबीटी 2 की और मेरा सीबीटी 1 में नहीं होता है, तो क्या दुख की बात होगी? कतई नहीं होगी। आगे जो और परीक्षाएं होती हैं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में भी है या कोई और भी परीक्षा होती है, 1-2 टॉपिक ही चेंज होते हैं, ज़्यादा अंतर होता नहीं है, तो अपनी तैयारी वहां पर काम आ जाती है। और फिर पढ़ाई तो जिंदगी भर काम आती है, तो अलग बात है। और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हमारे नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ जाते हैं, तो फिर तो बारे न्यारे हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होता है उसका कैसा सिलेबस होता है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें देखिए मैथ आती है 35 नंबर की और रीजनिंग भी 35 नंबर की आती है। जीएसजी की ये आती है 50 प्रश्न होते हैं, 50 नंबर की होती है। टोटल होते हैं 120 प्रश्न और समय होता है 90 मिनट। 120 प्रश्नों के लिए 90 मिनट का समय होता है। और देखिए दिव्यांगजनों की बात करें तो उनके लिए 120 मिनट का ही समय होता है। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम देखें कि टॉपिक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं जो हमको विशेष रूप से तैयार करने हैं, किन को ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको टॉपिक भी दिखेंगे और उनके नंबर भी दिखेंगे कि लगभग कौन से टॉपिक से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सब हम कह रहे हैं कि कुछ एक तो इनका जो पाठ्यक्रम है आधिकारिक पाठ्यक्रम उसके आधार पर, और जो गत वर्षों में पेपर हुए हैं उनमें जिस तरह के प्रश्न बने हैं जिन टॉपिक से, उनके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखिए मैथ में, और मैथमेटिक्स में यह है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके आते हैं 2 से 3 प्रश्न। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसके भी 2 से 3। ज्यामिति, इसके लिए भी 2 से 3। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, 1 से 3 प्रश्न। लाभ और हानि, 3 से 4 प्रश्न। औसत के 2 से 3। पाइप टंकी 1 से 2। अंश 1। आयु आधारित समस्या 1 से 3। एलसीएम एचसीएफ 2 से 3। प्रतिशत परसेंटेज, इसके भी 1 से 2। अनुपात समानुपात 1। बीजगणित के लगभग 1 प्रश्न। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके 3 से 4। आंकड़ों की व्याख्या है ना। और त्रिकोणमिति के लिए भी 1 प्रश्न। समय कार्य 1 प्रश्न। समय गति दूरी 3 से 4 प्रश्न और सरलीकरण के 2 से 3 प्रश्न। ये लगभग 35 प्रश्न मैथ से आते हैं। इसके अलावा भी एक आध टॉपिक है, प्रायिकता है, तो प्रायिकता से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इसमें 1-2 का अंतर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर सिस्टम 2 से 3 बताया, हो सकता है 4 आ जाए, 1 आ जाए, ज़्यादा अंतर होता नहीं है, लेकिन यही मुख्य टॉपिक है। और ये सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जो ना सिर्फ सीबीटी 2 में बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे होंगे उसमें ये हमारे काम में आएगी। इसके अलावा और देखिए, अब हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में शुरू देखिए निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग, 1 से 2 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग में कई अलग अलग प्रकार से बनते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि शब्दों वाले भी होते हैं और अंकों वाले भी होते हैं, इस तरह से होते हैं। पहेली पजल के लिए 3 प्रश्न। एनालॉजी 2। ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3। वर्णमाला और चित्र श्रृंखला 2 से 3। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के 1 से 3 प्रश्न। विषम युग्म, जहां कहते हैं कि विजातीय की पहचान कीजिए, विषम युग्म 1 से 2। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 3। दूरी और दिशा 2 से 3 प्रश्न। वेन डायग्राम 3 से 4। नंबर सीरीज 2। और क्या नाम इसका, गणितीय संचालन 1 से 2। कथन निष्कर्ष 2। तो ये जो है रीजनिंग के महत्वपूर्ण है। और देखिए टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऐसा
पेपर नहीं है जहां पर इन टॉपिक की बात ना करी जाए। इसमें एक आध और मिसिंग है, जैसे कि कैलेंडर से पूछ लिए जाते हैं, और एक आध टॉपिक जो होता है। तो आधार तो लेकिन यही है, इन्हीं की शाखाएं होती हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं मैथ और रीजनिंग के बाद। अब हम जीएस की बात करें, जीएस जीके के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं और यही तय करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। एक जो रात होगी वो रिमझिम सी सुबह लाएगी या जिंदगी झंड होकर रह जाएगी, ये तय करती है जीएस। क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जीएस में आप कितना ही पढ़ लें वो तो बड़ा समुद्र है। कहीं ना कहीं से प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो बनने में समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले देखिए इतिहास। इतिहास से लगभग 7 से 8 प्रश्न आने की संभावना है। इतिहास में कहाँ कहाँ से, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लें आप, और जो राष्ट्र के आंदोलन हुए हैं महत्वपूर्ण, आधुनिक इतिहास की बात करें, और प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की, मुगल काल, सल्तनत काल, जो भी है सबसे प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न बनते हैं, और इतिहास से 7 से 8 प्रश्न आने की संभावना है। फिर आते हैं भूगोल। तो भूगोल ना सिर्फ भारतीय भूगोल वरन पूरे विश्व से भूगोल के प्रश्न आते हैं, और ये 6 प्रश्न संभावित 6 से 7 प्रश्न भूगोल से बनते हैं। तो राजनीति शास्त्र की बात करें, राजनीति, तो राजनीति के 4 से 5 प्रश्न आ सकते हैं। राजनीति के अलावा इकोनॉमिक्स है, 1 से 2 प्रश्न, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, 8 से 10 प्रश्न इनके आने हैं साइंस से। साइंस का तो बहुत ज़्यादा महत्व रेलवे में होता ही है, 10 प्रश्न लगभग मान लीजिए आप साइंस से। इसके अलावा स्टैटिक जीके, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण संगठन, इनसे भी 1-1, 2-2, 3-3 प्रश्न बन सकते हैं। दिवस और तिथियां, जैसे कि मान लीजिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो 2 दिन पहले पीईटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था। और भी 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, फलाने तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अंतरिक्ष और डिफेंस से भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में परियोजनाएं होती हैं, गगन मिशन है, अंतरिक्ष में किसी का कोई विमान जाता है, भले ही वो भारत से जाए, अन्य देशों से जाए। इसके अलावा कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स और भी अन्य टॉपिक हैं जिनसे 1-1, 2-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये होते हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने पहले ही बताया कि जीएस ही आधार है। करंट नियमित पढ़ते रहिए। अभी हाल ही में ये क्या टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, कैसा रहा ओलंपिक, उन सब के बारे में, जो नई परियोजनाएं आती हैं उन सब के बारे में बारीकी से अध्ययन करते रहिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक तो ये अध्ययन हमारे CBT 2 में काम में आएगा ही, हमको अधिकारी बनाएगा ही, और अगर वहाँ पर काम में नहीं आता है तो फिर जो हमारे पास और विकल्प बचते हैं वहाँ भी जरूर ये काम में आएगा। भले ही वो आप पुलिस लाइन में जाए, किसी भी तरह की तैयारी करें, SSC करें, रेलवे की करें या बैंकिंग की करें, ये टॉपिक तो यही है ना। थोड़ा इनका लेवल का अंतर हो जाता है। जैसे कि पर्यावरण हम पढ़ते हैं तो शिक्षक वर्ग 3 के लिए भी पढ़ते हैं पर्यावरण, और पर्यावरण UPSC के लिए भी पढ़नी पड़ती है। अंतर होता है कि पढ़ने के मटेरियल में वहाँ से कितनी गहराई होती है, क्या होता है। अब देखिए जब CBT 2 हो जाता है तो उसके बाद टाइपिंग होती है। टाइपिंग सबके लिए नहीं है, कुछ ही पोस्ट हैं ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग है, जैसे कि सीनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट, सीनियर टाइप कीपर, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइप कीपर, जूनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट। तो इनके लिए जो है टाइपिंग होनी है, और वो अंग्रेजी की 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब प्रक्रिया बाद की होगी, जिनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले जो हमारा अभी मेन काम है वो ये है कि CBT 2 की पुरजोर तरीके से तैयारी की जाए। तो देखिए दोस्तों, तैयारी के लिए आवश्यक यह है कि जैसे आपने एक उस इंटरव्यू में, नीतीश सर का जो इंटरव्यू था, उन्होंने कहा भी था कि तैयारी के लिए क्या करना है कि जैसे जो हमको बहुत अधिक कठिन लगते हैं उन पर लाल गोले लगाइए, जो सरल लगती है उन पर हरे, जो मीडियम है उन पर कुछ और, जो बहुत अधिक कठिन लगती हैं उनकी ज़्यादा तैयारी कीजिए। हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करें एक रोचक विषय पढ़कर। देखिए मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है, हर किसी की ज़िंदगी में एक रोचक विषय जरूर होता है जो पढ़ने में अच्छा लगता है। एक कठिन विषय भी होता है जो पढ़ने में बोरियत जिसको महसूस होती है, हम उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है।
ठीक वैसे ही जैसे क्लास में कोई एक चेहरा होता है जैसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनको देखने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो वैसे ही पढ़ाई में होता है, कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में बहुत मजा आता है, कुछ को पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिनमें मजा नहीं आता है उनको भी पढ़ना है, और जिनमें बहुत अधिक मजा आता है ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वही टॉपिक या वही प्रश्न हमारा सिलेक्शन करा देंगे। हमको अगर सिलेक्शन चाहिए तो सभी से मित्रता करनी होगी, कोई भी टॉपिक हो, और फिर वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके हो। मैथ में अर्थमेटिक होता है, एडवांस होता है। कई बार हम अर्थमेटिक बहुत अच्छा आता है, एडवांस में दिक्कत होती है। एडवांस किसी को बहुत अच्छा आता है, अर्थमेटिक में उसको बोरियत महसूस होती है। तो ऐसा नहीं, सभी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। दूसरी चीज, टाइमिंग बिल्कुल फिक्स कीजिए आप। ऐसा नहीं कि पड़ास लगी भाई मुझे तो रेलवे में अधिकारी ही बनना है, और पहले दिन पढ़ लिया 8-10 घंटे और उसके बाद फिर बैठे फालतू, उसके बाद पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, बीमार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि नियमित पढ़ें, भले 1 घंटे पढ़ें दिन में, 2 घंटे पढ़ें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नियमित पढ़ें। कदमों की गति धीमी जरूर रहे लेकिन रुके नहीं, मुद्दा यहां है सारा। समय अपने जो टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं टाइम टेबल बना तो लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते। टाइम टेबल बना ऐसे लेते हैं कि सुबह 7:15 पे उठेंगे, 7:30 तक हम जो है नित्य नियमित क्रियाएं कर लेंगे, 8:30 बजे तक जो है बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, सुबह दोपहर 12 बजे तक पढ़ेंगे, घंटा नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई जरूरी काम आ जाए, गाँव में रह रहे या शहर में रह रहे, जहाँ भी रह रहे, कोई काम आ जाए, फिर क्या करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम उसको फॉलो कर सकें, हम उसके अनुरूप चल सकें, और फिर हम उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरे एक मित्र हैं, लेखपाल हैं, तो वो अपने नाम किया कि स्वार्थी लिखते हैं, ऐसे ही मजाक मजाक में स्वार्थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप स्वार्थी क्यों लिखते हैं? बोले जैसे देखिए मैं लेखपाल हूं तो मेरा काम किसानों की सेवा करना, उनकी मदद करना, और जो भी मेरा काम है वो मेरा स्वार्थ है। आप छात्र हैं या आप पढ़ रहे हैं तो जो काम, जिस प्रोफेशन में आप हैं वो आपका स्वार्थ है, आप अपने स्वार्थ से उसको कीजिए। मेरा काम, फिलहाल मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं तो यार मेरा स्वार्थ है मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं, और अगर आप मुझसे जानकारी ले रहे हैं तो यह आपका स्वार्थ है। अपने काम के प्रति पूरी तरह से तैयार रहिए। दोहरे मन में कुछ हो ही नहीं सकता है। मन जो है वो एक तरफा ही होना चाहिए कि हमको अगर या तो सिलेक्शन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर जी जान से पढ़ लीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो किताबें लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, भविष्य में बच्चों के काम में आएंगी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इस टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपको टॉपिक वाइज, उनमें आपको जो जो टॉपिक कठिन लग रहे हैं उनको लाल गोले से निशान लगाइए, उनका बहुत अधिक अभ्यास कीजिए। जो सरल लग रहे हैं उनको महीने में 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमको सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर फिर आगे धीरे धीरे बढ़ना है, इसी तरह से ग्रोथ हो पाएगी। और धन्यवाद प्यारे साथियों, जैसे ही कोई नई सूचना इसकी आती है आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी, सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।